ये जो छात्रों का गुस्सा आज आपको दिख रहा है, ये पिछले 2.5 दशकों से जमा हुआ गुस्सा है। इनमें ने कोई ऐसी एक परीक्षा नहीं हुई है झारखंड में जो विवादित न रही हो। कभी पेपर लीक, कभी रिजल्ट जो है वो बहुत लंबा खिंच जाना, कभी 10-10 साल तक प्रोसेस जो है एक ही एग्जाम का चल रहा है। कि इन 25 वर्षों में परीक्षाओं के नाम पे बेईमानी हुई है, हुकूमतों ने लगातार बेईमानी की है। परीक्षाएं जो आयोजित की गई 2024 के सीजीएल की परीक्षा और इस साल जो जेपीएससी 14वीं की परीक्षा हुई, इन दोनों परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा एक एजेंसी को था, टीडीपीएल नाम की एजेंसी। टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था अभय तिवारी। परीक्षा के जरिए वो नियुक्त हो जाता है और ब्लॉक सप्लाई अफसर के तौर पे काम कर रहा था। केवल अभय तिवारी नहीं, अभय तिवारी की पत्नी, उसके भाई और उसके तमाम करीबी लोग जो है इन परीक्षाओं में सफल हुए। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 15 दिनों से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुई है उसको सरकार सुधारे, सीबीआई की जांच करे और 14वीं जेपीएससी रद्द की जाए। इन मांगों के साथ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों से हम भी लगातार इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट को कवर करने के दौरान एक चीज समझ आई कि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है कि आखिर जेपीएससी में धांधली हो रही तो क्या धांधली हो रही है, या 14वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 11वीं और 13वीं की भी एक मांग है, वो क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अभी भी अनसुलझे हुए हैं और पूरा प्रोटेस्ट 10 दिन से कवर करते हुए उन सवालों के जवाब हमें नहीं मिले। इस बीच सरकार से बातचीत के लिए एक पैनल बनता है और उसमें एक पत्रकार का नाम आता है, शंभुनाथ चौधरी। हम लोग दिल्ली से आए थे, ये नाम नया सुना था, तो पता किया तो पता चला कि जो प्रेस क्लब है यहाँ का, प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं शंभुनाथ चौधरी, और छात्रों को भी उन पर पूरा भरोसा था कि वो हमारे हक और अधिकार की बात करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम शंभू सर से बात करते हैं। वो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कई सालों से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, तो इनसे बेहतर इस मामले को कौन बता सकता है। तो हम शंभू सर के घर आए और उनसे निवेदन किया, सर आपका नाम छात्रों ने उस लिस्ट में रखा जिसको सरकार के पास जानी थी बातचीत के लिए। हालांकि सरकार नहीं मानी, इसलिए फिर छात्रों को पीछे हटना पड़ा, वरना आप उस बातचीत का भी हिस्सा होते हैं। छात्रों को पूरा भरोसा था कि आप उनके हक की बात करेंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मैं थोड़ी लंबी बातचीत आपसे करना चाहता हूं, शुरू से पूरी बात करेंगे कि आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जेपीएससी और जेएसएससी आखिर है क्या। मतलब परीक्षा कराने वाली संस्थाएं ये हमको पता है, लेकिन झारखंड के छात्रों के लिए ये एक इमोशन की तरह काम कर रही है, जितना मैंने 10 साल में मतलब 10 दिनों में समझा। ऐसा क्यों है और क्या है ये पूरी संस्था? देखिए, ये झारखंड बनने के साथ ही भर्ती आयोग बना, जेपीएससी और जेएसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, हर राज्य में होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो छात्रों का गुस्सा आज आपको दिख रहा है, ये पिछले 2.5 दशकों से जमा हुआ गुस्सा है। इसका सड़कों पे आज लोग दिख रहे हैं, छीट फूट उतरते थे। आंदोलन का ये स्वरूप लंबा आज दिख रहा है, आज दिख रहा है, लेकिन असल में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है इन आयोगों के द्वारा। ये 2 प्रमुख आयोग हैं जिनके जरिए भर्ती आयोगों की परीक्षा ली जाती है, भर्ती की परीक्षाएं ली जाती हैं झारखंड में। इनमें ने कोई ऐसी एक परीक्षा नहीं हुई है झारखंड में जो विवादित न रही हो। कभी पेपर लीक, कभी रिजल्ट जो है वो बहुत लंबा खिंच जाना, कभी 10-10 साल तक प्रोसेस जो है एक ही एग्जाम का चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां जो रही हैं, तो छात्रों के बीच जमा हुआ गुस्सा, ये 25 साल जब झारखंड बना था तो लोगों को लगा था कि ये अपना राज्य होगा और हमारे लिए नौकरी के दरवाजे खुलेंगे, नए अवसर हमारे लिए खुलेंगे। छात्रों ने देखा कि इन 25 वर्षों में परीक्षाओं के नाम पे बेईमानी हुई है, हुकूमतों ने लगातार बेईमानी की है युवाओं से, इस लिहाज से कि परीक्षाएं टाइम पे नहीं कराई। जब भर्ती होनी है, पद आपके यहाँ खाली पड़े हुए हैं, परीक्षाएं, आप ऐसे ही समझ लिए कि इस राज्य के साथ 3 राज्य अस्तित्व में आए थे, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी आया था, झारखंड, ये 3 राज्य एक साथ बने थे। बिहार से कट करके झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड बना और मध्य प्रदेश से कट करके छत्तीसगढ़ बना, और ये साल 2000 में हुआ था, आज से 26 साल पहले एक साथ ही थी। हाँ, 3 राज्य बने। अब उन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में, सिविल सर्विस की जो हर साल परीक्षाएं होती हैं, हर राज्यों की रवायत है, तमाम राज्यों में ऐसा ही होता है कि हर साल सिविल सर्विस की परीक्षाएं होती हैं। झारखंड में अब तक कहने को तो 14वीं परीक्षा ये ली गई, लेकिन हकीकत में ये 8वीं परीक्षा थी। इन्होंने क्या किया, जब 2014 से 2019 तक का कार्यकाल था, तब एक भी परीक्षा नहीं हुई। रघुवर दास का शासन था, एक भी परीक्षा सरकार आयोग जो है वो लेने में अक्षम रहा, एक भी परीक्षा नहीं ले पाया। हेमंत सोरेन की सरकार आई,
इन्होंने परीक्षा ली, जो अटकी हुई परीक्षा थी 5वीं, इसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं, फिर 11वीं से 13वीं एक साथ क्लब कर दिया। वैकेंसीज बहुत कम रही, 200-250 पदों के लिए। इस बार भी जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा मात्र 103 पदों के लिए परीक्षा है। लेकिन आप समझिए कि इसमें छात्र कितनी बड़ी तादाद में शामिल होते हैं, लाखों छात्र शामिल होते हैं, और एक तो इतनी कम संख्या में पद, और उसके बाद भी परीक्षा में बेईमानी। तो इस वजह से ये तात्कालिक कारण है कि जेपीएससी पीटी की परीक्षा जो अप्रैल महीने में हुई थी, उसका रिजल्ट आया और ये पाया गया कि जो रिजल्ट आया है उसके थोड़े दिनों के बाद एक ओएमआर शीट जो है वो वायरल होता है। उस ओएमआर शीट जो है वो घर में ले जाते हैं छात्र, और पता चला कि उसने किसी को हासिल हो गई वो, और पता चला कि उसने सिर्फ 48 गोले लगाए थे। 200 सवालों में से 48 में आंसर किए थे और उसका सिलेक्शन हो गया था। तो लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, उसकी एमआर शीट किसी मित्र के पास होगी या जैसे भी है, लेकिन वायरल हुई तो ये बात यहाँ से उठी, और ये बात जो है वो सच पाई गई कि हाँ वो परीक्षार्थी जो है, बाद में सीआईडी ने जब जांच शुरू की तब कार्रवाई हुई। इसके अलावा इस रिजल्ट को लेकर विवाद ये था कि जेपीएससी के मेंबर्स के उस पर हस्ताक्षर नहीं थे, कट ऑफ आपने क्लियर नहीं किया, रिजल्ट निकल गया तो बस निकल गया, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। तो जो छात्र लगातार बेईमानियां देखते आए हैं उनको लगा कि इस बार भी ऐसा ही अन्याय, और जब ये ओएमआर शीट एक परीक्षार्थी का वायरल हुआ, इसके बाद से वो गुस्सा जो है लोगों का बढ़ गया। सीआईडी ने तब भनक सरकार तक भी पहुंची, सीआईडी ने कार्रवाई शुरू की, बात सच पाई गई, जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। यहां से गुस्सा, इसी बीच देश में के युवाओं ने जो है एक रास्ता दिखा दिया था कि भाई आप बगैर आपके साथ नाइंसाफी हो तो बगैर सड़क पे आए आपका काम नहीं चलने वाला है। आप दिल्ली आंदोलन की बात कर रहे हैं जो 36 दिन चला और उसके बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल, तो उसी तर्ज पे ये आंदोलन शुरू हुआ, और अब इसके बाद सीआईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं है राज्य सरकार की एजेंसियों पे, और इसकी वजह ये कि छात्रों ने लंबे अरसे से जो देखा है और उन्होंने इस तरीके की जांच का हस्र भी देखा है। मैं आपको बताऊं कि पहली जेपीएससी से लेके, पहले ही बताया मैंने कि कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जो बेदाग हो, जिसमें जांच न हो रही हो। जेपीएससी के द्वारा शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब आप जैसे आपने पहली का जिक्र किया, अगर जो आपको किस्सा याद हो कि वहाँ पहली बार मैंने देखा था। ये पहली परीक्षा हुई थी, जेपीएससी के पहले चेयरमैन थे दिलीप प्रसाद, और उस समय भाजपा की सरकार थी, उन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया था। गड़बड़ियाँ ये हुई कि नेताओं के और जो आयोग के सदस्य हैं उनके रिश्तेदार, उनके करीबी बड़े पैमाने पे भर्ती हुए। शक जो है वो वाजिब निकला, और पहले राज्य सरकार की एजेंसी हुई। ये 2004-05 की बात है, मैं समझता हूँ, हाँ 4-5, 2006 में दूसरी हुई थी, इससे 2 साल पहले आप मान कर चलिए। एक तो आयोग का गठन हुआ, इसके बाद पहली परीक्षा लेने में आपको इतना विलम्ब हो गया। मैं समझता हूँ 2004 या 5 का साल रहा होगा, जो भी है पहली परीक्षा थी। दूसरी में भी इसी तरीके की गड़बड़ियाँ आई, जांच सीबीआई को सौंपी गई। आयोग के तमाम सदस्य और अध्यक्ष जेल गए, अधिकारी जेल गए, आयोग के अध्यक्ष को सजा तक हुई, और जिन अधिकारियों की ज्वाइनिंग हो चुकी थी सीबीआई ऐसी 8 परीक्षाओं की, इसके बाद सिलसिला चलता रहा, अलग अलग पदों के लिए भर्तियां होती रहीं। सिविल सर्विस के अलावा और भी जो आयोग परीक्षाएं लेता है, लेक्चररशिप की परीक्षा हुई 2008 में, उसको लेकर इसी तरीके की गड़बड़ियां। तो कुल मिलाकर ऐसी 8 गड़बड़ियां थी, 8 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, बल्कि कर लिया। कई मामलों में चार्जशीट हो चुका है। झारखंड में कई अफसर ऐसे हैं जो चार्जशीटेड हैं अभी। नहीं, सीबीआई की 8 परीक्षाओं की जांच सीबीआई के पास ऑलरेडी है, और सीबीआई ने चार्जशीट भी कर दिया है। अदालत में अब अदालती प्रक्रिया चल रही है। एक बताया कि आयोग के अध्यक्ष जेल भी रह चुके, उनको सजा तक हुई। आयोग के अध्यक्ष ही अध्यक्ष जेल रहे, उसमें प्रूव हुआ, अध्यक्ष जेल गए, सजा भी हुई उनको, अब बाहर हैं, जमानत पे हैं या बरी हुए, जो भी। इसके बाद आयोग के तमाम सदस्यों पे ऐसा मामला आया। तो आप समझिए कि नींव पड़ी थी इस राज्य की, और
पहली और दूसरे बैच में जो अफसर भर्ती हुए उसमें तमाम लोग, अभी जो बीजेपी के लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये बात विधानसभा में भी उठी, नाम नहीं लेना, नाम पब्लिक डोमेन में है, नेताओं के रिश्तेदार, मंत्रियों के रिश्तेदार, विधायकों के रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का पुत्र, इस तरीके से लोग सेलेक्ट हुए। सिलेक्शन में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जांच हुई और सीबीआई की चार्जशीट भी कहती है कि हाँ बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हुई, कॉपी की मार्किंग में ओवर राइटिंग हुई, ऐसी भी नजीर है यहाँ पे, ऐसे भी उदाहरण है कि पीटी में पास नहीं हुआ जेपीएससी आयोग के 2 पुत्र जो है, आयोग के सदस्य के पुत्र जो है, वो पीटी की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसके बावजूद वो मेंस क्वालिफाई कर गए और नौकरी कर रहे हैं। तो इसी तरीके के उदाहरण, तो ये जो गड़बड़ियों का आप कह लीजिए कि एक पे एक ऐसे उदाहरण, नायाब उदाहरण जमा होते चले गए। तो ये गुस्सा इन तमाम चीज़ों, ऐसे ही जेएसएससी सीजीएल जिसको लेकर अभी छात्रों की जो एक दूसरी बड़ी मांग है वो है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 2024 में जो हुई, जिसके जरिए नियुक्तियां हो चुकी हैं, उसको भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वो परीक्षा, उस परीक्षा का प्रोसेस 10 साल चला, 2000 से ज़्यादा पदों पे बहाली होनी थी, हुई, और उसकी परीक्षा, छात्र परीक्षा देकर निकल रहे हैं, पता चला परीक्षा पेपर लीक हो गया। फिर आ रहा है कि अब इसकी परीक्षा दूसरी बार होगी। 8 बार उसके लिए आवेदन मांगे गए, 8 बार, 8 दफ़ा आवेदन मांगे गए। तो भाई आप समझिए कि एक परीक्षार्थी जो किसी परीक्षा की तैयारी करता है, उसकी उम्र रखी हुई है क्या? 18 साल की उम्र में अगर उसने परीक्षा की तैयारी करनी शुरू हो गई, 28 साल में वो उसने सीजीएल की परीक्षा दी और इसके बाद भी उसमें गड़बड़ी सामने आई। अभी जो अभय तिवारी नाम का व्यक्ति जो सीआईडी की जांच में, सीआईडी की रेड में पकड़ा गया है, जो परीक्षाएं लेने वाली जो एजेंसी है, टीडीपीएल नाम की एजेंसी है, जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी है, उस एजेंसी के और अभय तिवारी पे हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ एक बात और मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये गड़बड़ी होती कैसे है, कि केवल पेपर लीक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई बार मैंने देखा, मतलब सुना है कि ओएमआर सीट में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये क्या, इनका पैटर्न क्या है कुछ अगर? हाँ, ओएमआर सीट वाली गड़बड़ी तो अभी पकड़ में आई है, ये पहली दफ़ा आई है। लूप होल्स हैं, जैसे आप है कि परीक्षाओं के रिजल्ट जो है, जैसे 3-4 चीज़ें हैं। एक तो है कि आप परीक्षा का विज्ञापन निकालेंगे, उसकी परीक्षा कभी कैलेंडर के हिसाब से नहीं होगी। 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं। आरक्षण के रोस्टर का ये लोग पालन नहीं करते हैं, कई बार जानबूझकर ऐसी गलतियां हो जाती हैं, या अनायास हो जाती है, या अपरिपक्वता हो, या ब्यूरोक्रेसी उसमें अड़ंगा डालना चाहती हो। तो कई परीक्षाएं जो हैं वो अदालत में परीक्षा होती है, उसके बाद अदालत में चैलेंज कर दिया जाता है कि इसमें आपने रूल फॉलो नहीं किया, अदालत में मामला लटका रहता है। परीक्षा, जैसे अभी सिविल जज की परीक्षा, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, 8 सालों के बाद सिविल जज की वैकेंसीज निकली यहाँ पे, 8 सालों के बाद सिविल जज की वैकेंसी निकली 2023 में। अब 2026 चल रहा है, पीटी की परीक्षा इन्होंने ली, उसमें आरक्षण के रोस्टर का पालन नहीं किया, उम्र सीमा को लेकर विवाद आया। आप 8 साल के बाद परीक्षा लेंगे तो जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहा था उसकी 8 साल तो की उम्र तो गुजर गई। अब क्या है कि फिर अदालत में मामला गया, 3 साल अदालत में, अब अदालत सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब अदालत के आदेश पे अभी पीटी का रिजल्ट आया। अब आपने मेंस अनाउंस किया था, अब इस विवाद के कारण तमाम 9 परीक्षाएं जो लाइन में लगी हुई थी, उन 9 परीक्षाओं को आपने रद्द कर दिया। तो अब ये परीक्षाएं कब होंगी? आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, आज इस्तीफा दिए हुए 20 दिन हो गए। 20 दिनों में न तो आयोग का पूरी तरह डिफंक्ट है, अब उन परीक्षाओं का भविष्य भी जो है अधर में लटक गया। मतलब ये मान लीजिए कि ये साल पूरा गुजर जाएगा, जो पैटर्न रहा है यहाँ पे। तो उनका भी गुस्सा है कि भैया जो हम तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा कब होगी, आप रोस्टर का पालन क्यों नहीं करते हो? कभी आप उम्र सीमा का विवाद, कभी झारखंड की स्थानीयता के विवाद में, ये तमाम चीज़ें अदालतों में चैलेंज होती रही, इस कारण परीक्षाएं लगातार विलंब में होती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता रहता है। तो एक तो ये है कि आप फॉलो नहीं करते हैं, नियमावली को फॉलो नहीं करते हैं, यही वजह है कि बार बार आपकी परीक्षा चैलेंज होती है। तो एक की गड़बड़ी है। पेपर लीक का मामला दूसरा है। परीक्षाओं में की जांच में, बगलिंग में, इंटरव्यूज बोर्ड में आरोप लगते रहे कि पैसे लेकर बहालियां होती रहीं, और प्रूव भी होते रहा। जो अभी छात्र भी कह रहे हैं कि 70 लाख 2 डीएसपी बना देते हैं, 1 करोड़ 2 एसडीएम बना देते हैं, ऐसे छात्र ऐसे आरोप लगा। क्या इनमें आरोपों में सच्चाई कुछ है?
जो चीज़ें हैं, अभी जो अभियुक्तों के बयान हैं और बाकी जिन परीक्षाओं की सीबीआई जांच है, जो सीआईडी की फाइल कहती है, जो सीबीआई की फाइल कहती है, उसमें कई अभियुक्तों का ये कबूलनामा है कि हाँ पैसा वसूला जाता रहा है। तो अगर आप उसको आधार माने, जो पुलिस की फाइल है, जो जांच की फाइल है, तो उसके आधार पर आप उनकी जो आशंकाएं हैं या उनके आरोप जो हैं उनको आप एक बार की खारिज नहीं कर सकते। जो चीज़ें हैं वो हैं। तो अभय तिवारी का विवाद ये है कि अभी जेपीएससी 14वीं की जो परीक्षा का जो रिजल्ट आया और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो 2024 में संपन्न हुई, उसके जरिए 2000 पदों पे बहाली हुई है, 2000 से कुछ ज़्यादा पदों पे। उस परीक्षा में मैंने आपको बताया कि वो परीक्षा उसका प्रोसेस पूरे 10 साल चला। 2016 में पहली वैकेंसी आई थी उसकी। परीक्षा जाके कब हुई? 2016 या उससे भी पहले 2014 में आई थी वैकेंसी, या 15 में आई थी। लगभग 10 साल चला। 8 बार उसके लिए आवेदन मांगे गए। मतलब आयोग की ही स्पष्टता नहीं है। एक बार आप आवेदन मंगाते हैं, फिर सो जाते हैं गहरी नींद में, फिर पता चलता है कि नहीं और वैकेंसीज है, फिर आप वैकेंसी जोड़ते हैं, फिर आवेदन मंगाते हैं। इस तरीके से 8 बार उसके लिए आवेदन मांगे गए। तो आप समझिए परीक्षार्थियों के साथ कितना क्रूर मजाक हुआ है। इसके बाद भी जब परीक्षा हुई फाइनली, तो उसका पेपर लीक आ गया। सरकार ने भी स्वीकारा कि हाँ पेपर लीक हुआ। फिर दोबारा परीक्षा हुई। अब ये परीक्षाएं जो आयोजित की गई 2024 के सीजीएल की परीक्षा और इस साल जो जेपीएससी 14वीं की परीक्षा हुई, इन दोनों परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा एक एजेंसी को था, टीडीपीएल नाम की एजेंसी। टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था अभय तिवारी, और उसी सीजीएल परीक्षा के जरिए वो मैनेजर भी है उस एजेंसी का। उसी परीक्षा के जरिए वो नियुक्त हो जाता है और ब्लॉक सप्लाई अफसर के तौर पे काम कर रहा था अभी। अच्छा, जिस कंपनी को परीक्षा करानी थी उसका मार्केटिंग ऑफिसर का सरकारी नौकरी भी पा लेता है। वही नहीं, अभी उसका एक अकाउंटेंट रक्षक सिंह नाम है, लखनऊ का रहने वाला है, वो जेपीएससी की पीटी की परीक्षा में सफल हुआ है। वही एजेंसी उसी ने ली है। तो एजेंसियों, और केवल अभय तिवारी नहीं है, अभय तिवारी की पत्नी, उसके भाई और उसके तमाम करीबी लोग जो है इन परीक्षाओं में सफल हुए। अभय तिवारी के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो 9 परीक्षाओं में सफल हुआ। मार्केटिंग मैनेजर है वो। मैंने देखा प्रोटेस्ट साइड में उसके पोस्टर्स लगे हुए। हाँ, तो इतना मेधावी व्यक्ति है, वो मार्केटिंग मैनेजर का काम करता है और एक साथ 9 परीक्षाओं में सफल हो जाता है धीरे धीरे करके। उसके मतलब नौकरी की चॉइसेज है उसके पास। और परीक्षार्थी कहते हैं कि, और उस परीक्षा में वो सेकेंड टॉपर रहा। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में वो मेधा सूची में, मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पे था अभय तिवारी। और लोग इसके कारनामों की जानकारी देते थे। बाजार में जब आप उगाही करेंगे, सेटिंग, अभी सीआईडी की जांच में सामने आया है, सीआईडी ने जो जांच किया है कि उसने बकायदा एक होटल ले रखा था यहाँ पे लीज पे, जहाँ पे इसकी पूरे का पूरा होटल उसने लीज पे ले रखा था और परीक्षार्थियों के साथ सौदेबाजी करता था। ये सीआईडी की जो रिसेंट जांच है अभी जो हो रही है उसमें ये बात सामने आई। और अथाह संपत्ति बना ली उसने। अभी 1.5 साल उसकी नौकरी की नहीं हुई, अथाह संपत्ति है उसके पास। तो अभय तिवारी ये है शख्स, और माना जा रहा है क्योंकि वो स्थानीय व्यक्ति, झारखंड का रहने वाला है। पोड़ैया हाट एक जगह है, संथाल परगना में ब्लॉक है, संभवतः वहाँ का रहने वाला है। उसकी भूमिका, परीक्षार्थियों का जो कहना है कि वो किंग पिन है, क्योंकि जो उसके संपर्क में आते थे और इन शिकायतों का पुलिंदा आयोग के पास भी पहुँचता रहा। अच्छा देखिए मजे की बात क्या है कि उसी एजेंसी ने, जिसने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली, वहाँ उसको गड़बड़ियों की वजह से, जो पेपर लीक हुआ था और कई गड़बड़ियों की वजह से, उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। वो 2024 में वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है एजेंसी। और वही एजेंसी राज्य की उससे बड़ा परीक्षा आयोग जो अफसरों की बहाली करता है, जेपीएससी, वहाँ आके एनरोल हो जाता है और एनरोल होता है, फिर परीक्षा लेता है। अच्छा, इसमें भी है कि किसी एजेंसी को जब आउटसोर्सिंग का काम सौंपा जाएगा तो पेपर की कोडिंग, क्वेश्चंस पेपर तैयार करना, ओएमआर शीट का मैनेजमेंट, उनकी जांच करवाना, उनकी डिजिटल मार्किंग, ये तमाम जो अलग अलग काम होते हैं 8-9 फेज के। नियम ये होता है कि अगर सरकार या आयोग किसी एजेंसी को हायर करता है तो अलग अलग तरह की एजेंसियों को हायर करता है अलग अलग काम के लिए, ताकि उसकी निष्पक्षता बरकरार रहे। यहाँ सारे काम इसी एजेंसी को सौंप दिए गए। तो इसलिए आप देखे होंगे कि एजेंसी पर भी कुछ आरोप थे पहले से, इसीलिए बताया तो ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी यहीं पे। ये उत्तर प्रदेश में भी ब्लैकलिस्टेड कंपनी है
और इसकी जानकारी आयोग को बाकायदा मेल से दी गई है कि भाई ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम सौंप रहे हैं। इसके बावजूद सबको पता होता है कि भाई आपने इस एजेंसी को काम सौंपा है, सबको पता है, आपको मेल करके बताया है, परीक्षार्थियों ने शिकायत की है कि ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को सौंपी जा रही है, फिर आशंका है कि हमारे साथ ऐसा खेल होगा। इसके बाद भी आप उसी एजेंसी को पूरा दारोमदार सौंप देते हैं, वो परीक्षा लेती है और गड़बड़ी सामने आ जाती है। तो अब ये है मामला कि तो इसीलिए परीक्षार्थियों की एक बड़ी मांग है कि TDPL एजेंसी के जरिए राज्य में जितनी परीक्षाएं हुई हैं वो तमाम परीक्षाएं कैंसिल की जाए, एक प्रमुख मांग है उनकी। हाँ, मैं उसी मांगों पे आ रहा था। ये तो पूरी बात आपने धांधली समझा दी कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी मांग है कि 14वीं JPSC रद्द हो, 11वीं और 13वीं भी रद्द की जाए और इसके बाद CBI जांच की जाए, और भी उनका कई मांगे हैं। आपके हिसाब से सरकार के लिए सबसे मुश्किल क्या है? कौन सी मांग ऐसी है जो सबसे मुश्किल होगा उनको मानना? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जैसे CGL की जो परीक्षा हुई उसमें जब पेपर लीक का आरोप लगा था, इसके बाद दूसरी बार जब परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, फिर उस सरकार ने भी माना कि पेपर लीक हुआ, फिर से परीक्षा आयोजित हुई, उसको लेकर भी विवाद खड़ा हुआ और परीक्षार्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की। उस परीक्षा की जो पेपर लीक हुआ था उसकी CID जांच शुरू हुई। छात्रों का कहना था कि CID जांच चल रही है, इसके बावजूद वही एजेंसी परीक्षा ले रही है और गड़बड़ी हुई है, इसके बावजूद बहाली हो गई। फिर मामला छात्र कोर्ट लेकर गए, कोर्ट का आदेश हुआ, क्योंकि CID ने जो अपना पक्ष रखा उसने कहा कि नहीं, गड़बड़ी की आशंका नहीं है, तो एक अंडरटेकिंग के साथ उन अधिकारियों के CGL के जरिए जो नियुक्त हुए उनकी बहाली हो गई। अब चूंकि इसी एजेंसी का मामला अभी यहाँ प्रूव हो चुका, प्रूव मतलब उसके पुख्ता सबूत आ चुके, छात्रों का कहना है कि हमने उस समय भी सबूत दिया था लेकिन हमारे सबूत को जांच एजेंसियों ने दरकिनार कर दिया, उन पे गौर नहीं किया। यहाँ तक कहना है कि CID की जो शुरुआत में जांच शुरू हुई वो ठीक दिशा में थी, बाद में जांच अधिकारी बदल दिए गए और सही तरीके से तथ्य अदालत में नहीं रखे गए। इस वजह से जैसे CGL के जरिए अदालत ने जो लोग नियुक्त हुए, जो परीक्षा में सफल हुए, उनको अदालत ने नियुक्ति का परमिशन दे दिया। अब इन छात्रों की मांग है कि उस परीक्षा को भी कैंसिल किया जाए, उसके जरिए जो अभी रिसेंट 1.5 साल पहले ज्वाइनिंग हुई है उस परीक्षा को भी रद्द किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे मुश्किल मांग यही है, क्योंकि उसमें अदालत के आदेश पे नियुक्तियां हुई हैं। अदालत ने तो उस समय तक की CID जांच के आधार पर हरी झंडी दे दी थी कि नहीं, नियुक्तियां कीजिए, अगर बाद में जांच के परिणाम से प्रूव हो जाएगा तो इन अधिकारियों को, तो अभी तो जांच की प्रक्रिया चल ही रही है उसकी। अब वो अधिकारी, वो लोग जो CGL के जरिए नियुक्त हुए हैं, जिसके जरिए अभय तिवारी भी नियुक्त हुआ है, तो उस पर जांच चल ही रही है। अब इन छात्रों की मांग है कि आप उस परीक्षा को भी रद्द कीजिए तत्काल प्रभाव से। 11वीं और 13वीं रद्द करने का मतलब क्या है कि वो अधिकारी हटाने पड़ेंगे नौकरी से? CGL की परीक्षा, हाँ, CGL की परीक्षा कि उनको तो अदालत ने कहा है कि अंडरटेकिंग लीजिए कि परीक्षा में गड़बड़ी की संभावनाएं हो सकती हैं, आशंकाएं हैं, तो इनसे अंडरटेकिंग लीजिए, लेकिन पूरी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया रोकना, बहाली की प्रक्रिया रोकना ठीक नहीं है। तो इनको हम आयोग पे भरोसा किया, अदालत ने कहा कि ठीक है, मैं आपके रिजल्ट पे भरोसा करता हूँ, और उनकी नियुक्ति हो जाती है। 11वीं से 13वीं को लेकर भी, आरक्षण को लेकर और कई मुद्दों को लेकर विवाद खड़ा हुआ। अब चूंकि अभी रिसेंट की बहाली है, वो 11वीं से 13वीं को लेकर इसी तरीके के आरोप छात्रों का उसके मार्किंग सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, डिजिटल मार्किंग जो हुई है उसको लेकर गड़बड़ी का सवाल उठा रहे हैं। तो उनका कहना है कि इसको भी कैंसिल कीजिए, क्योंकि हमने उठाई है लेकिन आप तो बहाल कर चुके हैं। इनका कहना है कि वो परीक्षा में निष्पक्ष नहीं हुई है। 14वीं में जिस तरीके की गड़बड़ी हुई है उसी तरीके की गड़बड़ी 11वीं से 13वीं में भी हुई है, इसलिए इसको भी आप कैंसिल कीजिए। तो ये देखिए 3 परीक्षाएं हैं जिसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये JPSC 14वीं PT जिसका रिजल्ट अभी हाल में आया और जिसकी वजह से आंदोलन खड़ा हुआ, उसकी गड़बड़ियों की वजह से। इससे पहले 11वीं से 13वीं की परीक्षा एक साथ हुई थी, उस परीक्षा को भी कैंसिल करने की बात है, क्योंकि छात्रों को आशंका है कि उसमें भी ऐसी ही गड़बड़ी हुई। और CGL की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उस परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था, CID जांच चल रही है और तमाम गड़बड़ियां इसी एजेंसी ने गड़बड़ियां की थी, जिसकी एजेंसी इस बार जिसके पुख्ता सबूत इस बार पकड़ में आए हैं और उसका अधिकारी जो है वो पकड़े गए हैं। तो इन 3 परीक्षाओं के रद्द करने की मांग कर रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए JPSC PT
अभी तुरंत परीक्षा हुई, मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार ने इसका मन बना लिया है, अनाउंस नहीं कर रही है। उसको लगेगा कि हाँ, छात्रों को जब बनाना होगा तो कहेगी सरकार कि हाँ ठीक है, हम इसको कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल होगा, ये तय बात है, इसको तय मानिए। ये सरकार सबसे आसान फैसला है सरकार। आसान फैसला है कि पीटी अभी तो परीक्षा तुरंत हुई, रिजल्ट आया है, इसमें गड़बड़ी सामने आएगी, इसको कैंसिल कर देंगे। जैसे जैसे सीजीएल की नियुक्तियां जो हैं वो रद्द करना शायद संभव ना हो, 11वीं से 13वीं तक भी रद्द करना संभव ना हो, क्योंकि परीक्षाओं के जरिए नियुक्त अधिकारी जो है वो नौकरी कर रहे हैं, तमाम पदों पे है। तो एक ये सरकार के एक दिन उसके पास आधार चाहिए ना। आप अपनी परीक्षा उसको जायज ठहरा चुके हैं, आधार कहाँ से? अब छात्र जो है 11वीं से 13वीं उनको आशंका है, उसके जांच का कोई ऐसा आधार तो आया नहीं है, तो उसके आधार पर सरकार रद्द कर दे, ऐसी कोई सूरत सरकार के सामने तकनीकी दिक्कत भी है कि कैसे रद्द करेंगे उन परीक्षाओं को। तो सरकार के लिए इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने में मुश्किल है। इसके अलावा सीबीआई जांच की बात हो रही है। छात्रों की दूसरी मांग है कि जितनी परीक्षाएं इस एजेंसी के जरिए ली गई, 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा भी, 14वीं जेपीएससी की परीक्षा भी, जैसे सीजीएल की परीक्षाएं और टीडीपीएल एजेंसी के जरिए जो परीक्षाएं कराई गई हैं, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन तमाम परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो। सरकार का अपनी एजेंसी पे भरोसा है और सरकार इस फैसले को करने में भी जब बहुत दबाव पड़ेगा तो हो सकता है कि सरकार कर सकती है फैसले, राज्य सरकार की अनुशंसा कर सकती है कि हाँ सीबीआई की जांच हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में आंदोलन की जो सूरत है, जिस तरीके से अलग अलग गुट बन गए हैं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सरकार इसके लिए भी बहुत आसानी से मानने वाली है ये मांग। 10 मार्च को जो विधानसभा मार्च करने वाले हैं छात्र, और उसके बाद तो ये आंदोलन फिर लंबा चल सकता है, या सरकार किसी और रास्ते से इस आंदोलन को खत्म करा सकती है? देखिए अभी क्या है कि अब तो छात्रों के अलग अलग गुट बन गए हैं। अब वहाँ 3-4 पंडाल जो है वो लग गए हैं। आज पता चला कि आयशा ने भी अपना पंडाल वहाँ पे लगा दिया है। 2 गुट अलग हो गए हैं। इस मांग में एबीवीपी भी मांग मिला रही है। 10 मार्च को जो विधानसभा का घेराव है उसको लेकर सारे संगठन जो है वो एकमत हैं कि वो एक साथ होगा। अब ये डिपेंड करता है कि 10 मार्च का जो, क्योंकि 10 मार्च से पहले इस मामले का समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार जो है वो कह रही है कि अब अलग अलग छात्र संगठनों से भी हम बात करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे। मेल आईडी आज एक जारी कर मेल आईडी जारी की है। तो ये पॉलिसी, ये 3 बात अब कह रहे हैं। शुरुआत में इस आंदोलन की मांगों को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं थी छात्रों का, क्योंकि उनको लगा, मैंने कहा कि बरसों से जमा हुआ गुस्सा, हर परीक्षा में अन्याय हुआ है तो हर परीक्षा की बात हो रही थी। तो आप किसी परीक्षार्थी के पास जाएंगे तो वो जेटेट का सताया हुआ है, किसी के पास जाएंगे तो वो जेट परीक्षा का सताया हुआ है, किसी के पास जाएंगे तो उसको लगता है कि हम सीजीएल में नाइंसाफी हुई, किसी को लगता है कि सहायक आचार्यों की नियुक्ति में नाइंसाफी हुई। तो इन तमाम परीक्षाओं में तमाम तरीके के छात्र हैं, किसी एक परीक्षा में शामिल हुए छात्र नहीं। जिनकी उम्र गुजर गई ऐसे छात्र भी बैठे हैं कि भैया तुम परीक्षाओं को लटकाते रहे, परीक्षा कैलेंडर फॉलो नहीं किया, हमारी उम्र गुजर गई। तो ऐसे छात्र भी बैठे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अब मांगों को लेकर क्लैरिटी है, कम से कम 3 मांगों को लेकर, जिसमें ये आंदोलन समाप्त होने की बात छात्रों की ओर से जो कह रहे हैं वो ये कि जेएसएससी जेपीएससी सीजीएल की परीक्षा 2024 में हुई और जेपीएससी 14वीं की पीटी की परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं को रद्द कीजिए और जितनी परीक्षाएं टीडीपीएल एजेंसी के जरिए ली गई हैं उन परीक्षाओं की जांच सीबीआई को सौंपिए। तो ऐसी 3-4-5 परीक्षाएं हो सकती हैं। और तीसरी मांग है कि एजुकेशन रिफॉर्म के लिए या परीक्षा प्रणाली, परीक्षा कैलेंडर को ये करने के लिए उसको लेकर 17-18 मांगे हैं। तो उसको लेकर तो मुझको लगता है कि उस मांग को लेकर, रिफॉर्म की मांग को लेकर सरकार तो आश्वासन दे सकती है कि हम परीक्षा कैलेंडर फॉलो करेंगे। ये मांग मान लेना, हो सकता है सरकार मान ले। सरकार कहेगी कि हाँ हम आउटसोर्सिंग एजेंसियों से काम नहीं कराएंगे, हो सकता है ये बात भी मान ले। ये ऐसी मांगे हैं जिस पे मानी जा सकती है। रिफॉर्म वाली जो चीज़ें हैं उसमें 3-4 बिंदुओं पर सरकार कार्रवाई करके बात, सीबीआई जांच पे मामला अटक सकता है, जो जैसा कि मैंने कहा, और जैसे सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने पे भी मामला अटक सकता है। सरकार ये 2 फैसले जो हैं, ये दो बड़े फैसले हैं, सीजीएल को रद्द करना और इनकी मांग, इन परीक्षाओं की जांच सीबीआई को सौंपना। ये मुश्किल है सरकार के लिए। सरकार बहुत आसानी से फैसला नहीं ले पाएंगे, कई तकनीकी दिक्कतें भी हो सकती हैं सरकार को। लेकिन अब है कि आप छात्र इतने नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं कि उनको लगता है कि इसके बगैर जो है वो इंसाफ हमारे साथ
नहीं होगा। तो ये स्थिति। एक बस आखिरी सवाल सर कि 10 अगस्त को जो विधानसभा का मार्च प्रस्तावित है, आपको क्या लगता है कि वो कितने बड़े पैमाने पर होगा? और छात्रों को, यहाँ पे जो छात्रों का गुस्सा है और जिस तरह के आंदोलन होते रहे होंगे पहले, तो क्या सरकार पे दबाव बनेगा उस आंदोलन के बाद? नहीं, देखिए दबाव तो अभी बन गया है, क्योंकि इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय फलक मिला है और छोटी छोटी आवाज़ जो है और एक पैटर्न, चूँकि जेपीएस जंतर मंतर का एक आंदोलन देश ने देखा, जिसकी पूरे देश में चर्चा रही, उसी तर्ज पे यहाँ एक आंदोलन चल रहा है और ऐसा ही गुस्सा दिख रहा है, छात्र ऐसे ही अडिग दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुश्किल तो बढ़ने वाली है किसी भी हुकूमत के लिए, और बहुत आसानी से ये इसका पटाक्षेप हो जाएगा। और आप जैसे अलग अलग गुटों से बात कर रहे हैं, हो सकता है ये गुट तो आंदोलन इससे कमज़ोर तो पड़ सकता है, उसका तेवर हो सकता है कि जब अलग अलग सरकार की ओर से क्या हो रहा है कि अब अलग अलग गुटों से बात रहे हैं, तब जब बंटे हुए लोग दिखेंगे तो हो सकता है कि 3 गुट जो है किसी एक बिंदु पर सरकार उनको सहमत करा ले, एक गुट। तो ऐसी स्थिति में ये आंदोलन कमज़ोर पड़ सकता है, आंदोलन की एकजुटता पे भी सवाल हो सकता है। तो आंदोलन रांची में जो जेपीएससी और जेएसएससी की धांधली को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं बची होगी जो हम पिछले 10 मिनट 15 मिनट में ना समझ पाए हों। कहाँ से धांधली गड़बड़ी शुरू हुई, कब कब क्या हुआ और इस आंदोलन का असर आगे क्या होगा, हर चीज़ का सवाल का जवाब हमें यहाँ के प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने दिया है। और आगे 10 तारीख को क्या होने वाला है, इस पर हमारी भी नज़र है, आप सबकी भी नज़र है। देखते हैं 10 को क्या होता है।